लगता है मैंने कल करेक्ट टाइम पे प्रीव्यू वीडियो बनाया था जहां पे मैंने कहा था कि अगर नूर का फॉर्म आ सकता है तो केकेआर से बेस्ट ओपोनेंट कभी नहीं मिलेगा। सुन लो एक बार मैंने क्या बोला था। नूर के पास एक गोल्डन चांस है आज के मैच पे फॉर्म पे आने का, क्योंकि रहाणे नॉट गुड अगेंस्ट चाइनामैन, फिन एलन नॉट गुड अगेंस्ट चाइनामैन, कैमरन ग्रीन नॉट गुड अगेंस्ट चाइनामैन, रिंकू सिंह अगर खेलेगा रिंकू सिंह इज नॉट गुड अगेंस्ट चाइनामैन। इससे बेटर मौका नूर को मिल ही नहीं सकता। 4 बैट्समैन का मैंने नाम लिया था, उसमें से एग्जैक्टली 3 बैट्समैन को नूर ने आउट किया। थैंक यू केकेआर, बट लेट्स मूव ऑन। मैं केकेआर मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 5-6 मैच से, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने कैमरन ग्रीन और रिंकू सिंह में ऐसा क्या देख लिया जो मैं देख नहीं पा रहा हूं इस सीजन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि कैमरन ग्रीन 2 ही रीजन की वजह से इस टीम में है। एक, क्योंकि उसको 24-25 करोड़ मिल दे दिया, तो अगर उसको नहीं खिलाएंगे 3-4 मैच के बाद ही तो सब कहेंगे कि वेंकी मैसूर कितना भूतिया है। तो इस डर से शायद वेंकी मैसूर प्रेशर डाल रहा कि नहीं, मुझे लोगों के मुंह से भूतिया नहीं सुनना है, बैक करो, कभी ना कभी तो खेलेगा। तो लोग कहेंगे कि मास्टरमाइंड था मेरा जो टेक्टिक मैंने लगाया है ऑक्शन पे, ठीक है। दूसरा, संजय मंजरेकर की एक टर्म मुझे याद आता है जो बहुत ही अच्छा था। 2019 में उसने कहा था कि रविंद्र जडेजा इज ए बीट्स एंड पीसेस प्लेयर। बीट्स एंड पीसेस मतलब थोड़ा इधर उधर कर लेते, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये टर्म मुझे कल जब मैंने कैमरन ग्रीन को देखा बॉलिंग करते हुए, वही टर्म मुझे याद आ रहा था। संजय मंजरेकर का याद आ रहा है मुझे अभी, सचो मेरे दिमाग में संजय मंजरेकर घूम रहा है। तो कैसा खराब दिन आ गया होगा केकेआर का। कैमरन ग्रीन इज ए बीट्स एंड पीसेस प्लेयर विदाउट एनी डाउट यार। 2 ओवर डाला है बॉल से, 30 रन, 15 का इकोनॉमी, बैटिंग करना आया गोल्डन डक। और टीम शेफर्ड को आप कब खिलाओगे यार? अभी नहीं तो कब आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो? टीम शेफर्ड शायद वन ऑफ द बेस्ट T20 बैट्समैन रहा है पिछले 1.5 साल में, एंड ही इज द बेस्ट T20 बैट्समैन। ही इज बाय फॉर द बेस्ट देन कैमरन ग्रीन। अगर इंटरनेशनल स्टैट्स उड़ा लो, कोई भी उड़ा लो, कैमरन ग्रीन से मोर कंसिस्टेंट बेटर बैट्समैन है टीम शेफर्ड। तो आप कैमरन ग्रीन को क्यों खिलाओगे? केकेआर को कैमरन ग्रीन को दूसरा रीजन इसलिए खिलाना है क्योंकि थोड़ा बॉलिंग ऑप्शन बढ़ जाता है। एक, वेंकी मैसूर का प्रेशर होगा कि मुझे भूतिया नहीं सुनना है लोगों के मुंह से। दूसरा कि यार बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, ऐसा भी बॉलर नहीं है, कैमरन ग्रीन 1-2 ओवर करके दे सकता है। बीट्स एंड पीसेस तो हारो आप। अगर आपको लगता है कि टीम शेफर्ड का जगह नहीं बनता, कैमरन ग्रीन बेटर ओवरसीज प्लेयर है, तो खिलाओ, ठीक है। मैं भी देखता हूं, आप भी इधर बैठे हो, आप कैसे क्वालिफाई करोगे इधर ग्रीन के साथ, मैं भी देखना चाहता हूं एक बार। दूसरा प्लेयर रिंकू सिंह, मैं बार बार समझने की कोशिश करता हूं, जब भी रिंकू आता है बैटिंग करने को मैं स्टैट्स चेक करता रहता हूं कि पिछले 3 साल में रिंकू ने ऐसा क्या किया कि केकेआर रिंकू को ड्रॉप नहीं कर रहा है। कोई एक मैच है जहां पे रिंकू ने अकेले अपने दम पे जीता है? 3 साल से मैं कह रहा हूं, 3 साल में अगर मैं मिस किया कि एक मैच जहां पे रिंकू ने अपने अकेले दम पे जीता है, 2023 छोड़ के 24, 25, 26 की बात कर रहा हूं मैं, अकेले दम पे। मुकुल चौधरी तो कल आया, एक अकेले मैच जीता है। बहुत लोग आपको मिल जाएगा जो अकेले अपने दम पे 1-2 मैच जीता के दिया है। 3 साल। और बात सिर्फ एवरेज, बात सिर्फ स्ट्राइक रेट का नहीं है, ठीक है, बात है डिपेंडेबल। इज रिंकू सिंह डिपेंडेबल? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल जब मैंने आरआर वर्सेस एसआरएच का रिव्यू कर रहा था तो मैंने जडेजा के बुराई नहीं किया इतना। मैंने कहा 9 पे 5 चला गया, उधर से इनिंग्स को बिल्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है, और जडेजा ने एटलीस्ट ये तो किया, 118 रन का पार्टनरशिप तो बिल्ड किया एटलीस्ट फेर्रा के साथ। क्या रिंकू वो भी कर पा रहा है? वो भी नहीं कर पा रहा रिंकू बैटिंग हो ही नहीं रहा है। बोलते हैं पावर हिटर है, फिनिशर है, मिडिल पे बैटिंग करने आता है। पहले लोग बहाना देता था कि एंड पे आता है, मिस यूज कर, ज्यादा बॉल मिलता नहीं, इसलिए इसका एवरेज कम है, स्ट्राइक रेट कम है। शुरू से आ रहा है, पिछले 2 सीजन में ना बहुत बॉल्स मिला। बॉल्स गिन लो कितना बॉल्स मिले। स्ट्राइक रेट भी रहाने से कम, एवरेज भी रहाने से कम। छक्का उसने पिछले 3 साल मिला के 19 छक्का मारा है पावर हिटर। रजत पाटीदार 4 मैच पे 19 छक्का, 18 छक्का मार के बैठा है इस सीजन। तो रिंकू का परफॉर्मेंस कहा है 3 सीजन से? अगर आपको एक 1 डायमेंशनल प्लेयर को बैक करना है, ऐसा नहीं वो बॉलिंग करता है, कैमरन ग्रीन के पास आपका ऑप्शन है, बॉलिंग करके देता है, आपको लगता है कि नहीं बॉलिंग ऑप्शन बढ़ जाता है। रिंकू के पास तो ये भी नहीं है ना। ऑन व्हाट बेसिस ही इज बीइंग बैक्ड? कौन से बेसिस पे? मेरे समझ से बाहर है। अगर आप चाहोगे कि आपकी फेवरेट प्लेयर को बैक करके आप अच्छा करोगे, आप अच्छा कर नहीं पाओगे। और हम भी बैठे, आप भी बैठे हो, आप सिर्फ एक ही चीज कर रहे हो कि ओपोनेंट्स को मौका दे रहे हो 2 पॉइंट हासिल करने के लिए। आप अपना बेस्ट प्लेइंग 12 खिला ही नहीं रहे हो, बेस्ट प्लेइंग 12 खिला नहीं रहे हो। और जिस हिसाब से ये टीम चल रहा है, मुझे नहीं लगता ये बेस्ट प्लेइंग 12 खिलाएगा जो रिंकू कर रहे हैं इस सीजन। अगर आप मनीष पांडे को बैक करें, वो भी उतना कर देगा, वो भी उतना। क्या है रिंकू का स्ट्राइक रेट इस सीजन? 120, 125 ऐसे कुछ होगा। मनीष पांडे भी कर देगा, सार्थक रंजन कर देगा, एक टाइम पे तो मुझे लगता है कि राहुल त्रिपाठी भी कर देगा। आप समझ रहे हो चीज? तेजस्वी दहिया का मैं नाम ले भी नहीं रहा हूं, पता नहीं उसने क्या कर दिया कि उसको खिला भी नहीं रहा है, उसका नाम भी नहीं है,
ठीक है, तो क्यों, आई डोंट नो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि तेजस्वी दही ने उतना क्या खराब कर लिया, फिर आपने उतना पैसा खर्च क्यों किया। तो केकेआर इज मेकिंग फूल आउट ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि नहीं हम बैक करेंगे, हम चैंपियन है 3 बार का, हम तो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, हम ऐसा माइंडसेट बनाएंगे, फिर फाइनल में जाके कैमरन ग्रीन 100 मारेगा शेन वॉटसन जैसा और हम ट्रॉफी उठा लेंगे। तो हम भी बैठे उधर, ठीक है, देखते हैं। बट केकेआर की बैटिंग मतलब प्लेइंग 12 ही हारना डिजर्व करता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऑल द बेस्ट टू देम। अभी थोड़ा स्टार्ट से शुरू करते हैं, ठीक है, सीएसके की बैटिंग से। और ऋतु के बारे में मैं क्या बोलूं, पिछले 4 मैच से बोल रहे हैं, फिफ्थ मैच है, मतलब इससे खराब क्या ही कर सकता है ऋतु, शायद इससे खराब कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो पे कहा था सीएसके की वीडियो पे कि ऋतुराज गायकवाड़ का एक पैटर्न है, वो ड्राइव खेलता है, कवर ड्राइव, जो भी ड्राइव खेलता है, अगर उसमें 2-3 बॉल कनेक्ट नहीं कर पाया, बाउंड्री नहीं आया, ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, उसकी शक्ल पे दिखता है। कल पहली बॉल पे ड्राइव मारा था आउटसाइड एज, अगर थर्ड मैन पे कोई बेटर फील्डर होता, वरुण की जगह इजी कैच था, गोल्डन डक पे आउट हो जाता, बेटर होता। उसके बाद एक ड्राइव करता, शायद अनुकूल रॉय को रूम बना के ड्राइव करता, जो सीधा पॉइंट के हाथ चला गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर स्लॉक से निकल गया आउट। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि इस सीजन का ऋतुराज गायकवाड़ के बेस्ट नॉक था कल के दिन, 6 बॉल पे 7 रन। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। अगर कल ऋतुराज पावर प्ले में टिक जाता, सीएसके मैच हार जाता, क्योंकि इस मैच का जो डिफरेंस था ना दोनों टीम के बीच, वो था पावर प्ले बैटिंग। और शुक्र मनाओ कि ऋतुराज जल्दी आउट हो गया और आयुष मात्रे बैटिंग करने को आया है। अगर कल ऋतुराज आउट नहीं होता और पूरा पावर प्ले खेल जाता, सीएसके मैच हार जाता, क्योंकि पावर प्ले ही इस दो टीम के बीच डिफरेंस था। तो इधर मुझे आयुष मात्रा के बारे में बात करना पड़ेगा। ही वॉज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दिस मैच। क्या बैटिंग करके गया, 17 बॉल 38। मैं हमेशा कहता हूं आयुष मात्रा के 2 चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक, वो जब स्लॉक स्विप करता है, कभी कभी लगता है स्पिनर्स को कि टाइमिंग नहीं कर पाया है, फिर भी छक्का हो जाता है। दूसरा, इतना शॉर्ट है, इतनी शॉर्ट बैट्समैन को, मैं हाइट का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, इतने शॉर्ट बैट्समैन डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारना इनको बहुत मुश्किल होता है, उनको एलिवेशन नहीं मिलता है। लेकिन आयुष मात्रे पिछला साल उठा लो, यही सीजन उठा लो, वो शॉर्ट बॉल को अच्छा खेलते हैं। हालांकि शार्प बाउंसर पे आउट हुआ है, कल भी आउट हुआ है, इतना बहुत मुश्किल है उसके हाइट के लिए, हेड हाइट पे पूल करके छक्का मारना, फिर भी वो बाउंसर को बहुत अच्छा खेलता है। मार्को एंसर के बाउंसर को छक्का मारा है, कल शायद वैभव था या फिर कैमरन ग्रीन के बाउंसर में छक्का मारा डीप मिड विकेट के ऊपर से, तो उसकी हाइट के हिसाब से वो बहुत अच्छा खेलता है। एंड एक तरफा कर दिया, 223 का स्ट्राइक रेट था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल जिस बैट्समैन ने भी 15 के ऊपर बॉल्स खेला है, किसी का स्ट्राइक रेट 160 के ऊपर गया भी नहीं है। रमनदीप शैफ नंबर 2 पे 152 का स्ट्राइक रेट, और फिर संजू सैमसन 150 का स्ट्राइक रेट, उसके बाद सीधा आयुष मात्रे 238 का स्ट्राइक रेट। ही वॉज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दिस मैच। पावर प्ले में 76 बनाए, उधर सीएसके मैच जीत गया। लेकिन ये हमें रियलाइज हुआ मैच के बाद। अब पावर प्ले के बाद थोड़ा मैच स्लो होता है, जहां पे ब्रेविस को प्रमोट किया गया, ग्रेट डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। संजू सैमसन भी थोड़ा बहुत टाइम लेता है, लेकिन दोनों ने एक चीज अच्छा किया, दोनों को पता लग गया कि स्पिन के अगेंस्ट वो रन नहीं बना पा रहे। स्पेशली अनुकूल रॉय को शायद कल लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि नरीन ने बहुत अच्छा बॉलिंग कर दी, लेकिन अनुकूल रॉय ने पावर प्ले में जो 2 ओवर डाला ना, ही वॉज स्मार्ट एज हेल। जहां पे शायद बॉल उतना टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन वो वाइड लाइन डाल रहा था और फिर पैर में डाल रहा था, क्रैम्प कर रहा था, बैट्समैन को रूम नहीं दे रहा था। ही वॉज ब्रिलियंट अनुकूल रॉय पावर प्ले में 2 ओवर। ठीक है, उसके बाद गेम थोड़ा स्लो हुआ पावर प्ले के बाद, जहां पे संजू और ब्रेविस मोस्टली पेसर को मारने को देख रहे थे। उसके बाद त्यागी का वो ओवर आता 9th ओवर, जहां पे 148 की स्पीड से वो बॉल डालता है। शायद थोड़ा बहुत टेलिंग हुआ है और संजू उसमें पेस से बिट हुआ है। अगर वो स्पीड थोड़ा कम हो तो संजू कनेक्ट कर लेता है, एक्रॉस खेलने गया उस पेस के साथ, बहुत मुश्किल था, लेकिन संजू ठीक ठाक खेल के गया उस पिच के हिसाब से। ठीक है, उधर सरफराज खान को प्रमोट किया गया। अब एक चीज आपको समझना आना चाहिए कि कहां पे पता लगा कि पिच पे स्पिन को असिस्टेंस मिलता है, जहां पे सरफराज और ब्रेविस दोनों एक साथ बैटिंग कर रहे थे। स्पेशली सरफराज, में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सरफराज खान है ना इंडिया का शायद बेस्ट स्वीपर है अगेंस्ट द स्पिन। उससे बेटर स्वीप कोई नहीं खेलता, स्पेशली मेन स्ट्रीम में जो भी प्लेयर्स है डोमेस्टिक क्रिकेट में। कोई अननोन प्लेयर है जिसको मैंने कभी देखा नहीं, वो अलग चीज है। सरफराज खान हो गया, आप सूर्य कुमार यादव हो गया, उसका रेंज भी बहुत बड़ा है, बट सरफराज खान इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। और कल अगर आप उसका इनिंग्स देखोगे, जो भी इनिंग्स था 22-23 बॉल का, उसने इतने सारे स्वीप ट्राई किया है, एक भी बॉल शायद बैट पे लगा भी नहीं। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ऋतुराज गायकवाड़ ने स्वीप किया है, कनेक्ट हुआ, लेकिन फील्डर को ढूंढ लिया, कोई बॉल कनेक्ट कर ही नहीं पा रहा स्वीप शॉट में वो। अगर सरफराज खान स्वीप पे टाइमिंग नहीं कर पा रहे, बॉल उसको कनेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है स्पिन को असिस्टेंस मिल रहा है एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर स्पिनर्स दिस पिच। ये पता लग गया था सरफराज की बैटिंग से। ठीक है, क्योंकि सरफराज इतना खराब बैट्समैन है नहीं। दूसरा चीज, लोगों का मानना था शायद दुबे को प्रमोट कर सकते सरफराज के ऊपर, ये शायद 50-50 डिसीजन है। आप नहीं कह सकते कि खराब डिसीजन था, आप ये भी नहीं कह सकते अच्छा डिसीजन था। मैं क्यों कह रहा हूं,
क्योंकि दुबे का जो रिकॉर्ड है मैचअप है सुनील नारायण के अगेंस्ट बहुत खराब है, शायद 90 का आसपास का स्ट्राइक रेट है उसका, ठीक है। दूसरा चीज, सरफराज स्पिनर के अगेंस्ट उतना ही अच्छा खेलता है, स्प्लिट स्क्वायर ऑफ द बाउंड्रीज। आपको पता है कि नरीन एक ऐसा बॉलर है, आपको स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलने के लिए बहुत कम बॉल मिलेगा, जो दुबे करता है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारता है, और नरीन ऐसा बॉल बहुत कम देगा, शायद एक दिया था ब्रेविस को, उसने लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मार दिया था, ठीक है। तो बहुत कम देता है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इतना खराब डिसीजन नहीं था सरफराज को ऊपर भेजने का। लेकिन वन सेकंड ब्रेविस ने बहुत स्मार्ट तरीके से प्ले किया है, उसने एटलीस्ट पेसर्स को मारने के लिए देखा है। इट वॉज नॉट ब्रेविस काइंड ऑफ इनिंग्स, बट पता लग गया था कि पिच उतना मुश्किल है, ठीक है। तो अगला जो 14 ओवर था पावर प्ले के बाद, उसमें सीएसके ने 8.5 के रन रेट से बैटिंग किया, जहां पे सरफराज आने के बाद दुबे भी पेसर को भी उतना कनेक्ट नहीं कर पाया था, ठीक है। तो पता लग गया था कि इट्स नॉट एन इजी पिच, ठीक है। तो 195 वाज अ गुड स्कोर। अगर केकेआर अच्छा बैटिंग करेगा तो शायद जीत सकता है, बहुत अच्छा बैटिंग उनको करना पड़ेगा, क्योंकि नूर का फॉर्म खराब है, आपको पता नहीं सीएसके बॉलिंग भी तो स्ट्रांग नहीं है, तो चांसेस था कि केकेआर जीत सकता है, ठीक है। बॉलिंग पे नारिन वाज आउटस्टैंडिंग, पिछले मैच में भी बेहतरीन किया, आज भी बेहतरीन किया। एक क्वेश्चन सबका था कि रहाणे फिर से खराब कैप्टनसी किया, वरुण को 4 ओवर क्यों नहीं दिया। पहले चीज आप समझो, कल के दिन कितने 5 स्पिनर्स ने बॉलिंग किया है, अनुकूल रॉय, नारिन, वरुण, अकील हुसैन और नूर अहमद। 5 में से सबसे खराब स्टेट्स किसका है, आप उठा के देख लो, वरुण का है 5 में से, जबकि उसका होम ग्राउंड था चेपॉक, ठीक है। दूसरा सबसे ज्यादा लूज बॉल स्पिनर्स में किसी ने डाला है कल के दिन, वो भी वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा यार, मतलब जब वरुण का 3 ओवर खत्म हो गया, चौथे ओवर तक शायद दुबे आ गया था, तो आप नहीं चाहते कि, और डेथ ओवर भी आ गया था, क्या आप नहीं चाहते कि वरुण को डेथ ओवर पे एक भी ओवर दो। आज कैप्टन का भी यही भरोसा रहेगा वरुण पे, और वरुण का खुद को भी शायद कॉन्फिडेंस उतना होगा नहीं अभी, तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा गलत किया नहीं है, ठीक है। एक बॉलर जिससे मैंने बात करना पड़ेगा वो है कार्तिक त्यागी। मैंने पहले मैच की बात शायद कहा था कि पेस बहुत अच्छा है, जो बॉल अच्छा है उसका बहुत अच्छा है, जो खराब है बहुत खराब है। बॉल का जो उसका लाइन और लेंथ है वो डिफरेंट स्पॉट्स पे रहता है, ही इज स्प्रेडेड ऑल ओवर द पिच। उसमें थोड़ा सा काम किया, मुझे लगता है कल के दिन उसका बहुत अच्छा गया है। स्पेशली जो डेथ पे उसने वाइड ईयर का स्ट्राइक किया, बहुत सारे वाइड दिया, फिर भी उस लाइन पे वो डिटरमाइंड था, और उसने डेथ पे बेहतरीन बॉलिंग की। तो कार्तिक त्यागी इज डूइंग गुड, ही इज इंप्रूविंग। एक अच्छा पर्सपेक्टिव है केकेआर के लिए, केकेआर उसको एज अ डेथ बॉलर यूज कर रहा है, क्योंकि उसका एंट्री पॉइंट शायद 9th ओवर में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप देखना था कि केकेआर चेस कैसे करता है, तो केकेआर इतना तो एक्सपीरियंस कैंपेन है, उनको पता लग गया था कि स्पिन को असिस्टेंस मिल रहा है, तो अगर हमें मैच जीतना है तो पावर प्ले में ही मैच जीतना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नरीन और फिनिलन को एक साथ भेजा कि 2 डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन अगर कुछ अच्छा कर जाए तो हो सकता है पावर प्ले में गेम को एक तरफा कर दे, उसके बाद हम स्ट्रगल भी करेंगे, फिर भी सिंगल डबल लेके मैच को जीत सकते। तो थॉट प्रोसेस मेरे हिसाब से सही था। नरेन का फॉर्म कैसा है क्या नहीं, आई डोंट माइंड, आई नो रहाणे इज बेस्ट इन पावर प्ले के बाद उतना अच्छा खेलता नहीं है, फिर भी थॉट प्रोसेस सही था कि इस गेम को आप एक ही तरह से जीत सकते हो पावर प्ले में डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करके। तो थॉट प्रोसेस सही था, लेकिन चला नहीं है, ठीक है। फिनिलन वंस अगेन, वो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, यू कैन नेवर से एनीथिंग अबाउट हिम, ठीक है। ऐसा ही वो खेलता है, और उस हिसाब से उसको खेलना चाहिए, जैसे कि अभिषेक शर्मा हो गया, ट्रेविस हेड हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब को देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन सब नूर नूर कहेंगे, मैं सीधा अंशुल कंबोज के बारे में बात करूंगा। फिनिलन को विकेट लिया, बाहर में जाना, तो ठीक है। डेथ पे वो आया, एस्पेशली शायद वो 18th ओवर था जहां पे उसने 7 रन दिया था, जिसमें शायद 4 या 5 यॉर्कर था, जो वो राउंड द क्रिकेट के डाला है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन ऑफ यॉर्कर्स, ठीक है। तो एक बॉलर आपको डेथ का मिल गया, वो अंशुल कंबोज। में फिर से आरसीबी वाले मैच में भी कहा था कि अंशुल ने डेथ पे खराब बॉलिंग नहीं किया था, ठीक है। खराब बॉलिंग बिल्कुल नहीं किया था डेथ पे, मार खा गया वो, लेकिन खराब बॉलिंग बिल्कुल नहीं किया था। ओवरटर्न ने खराब बॉलिंग किया था डेथ पे आरसीबी के अगेंस्ट। कल जो अंशुल कंबोज ने डेथ पे बॉलिंग किया था, इट वॉज ब्रिलियंट। नेथन एलिस जब इंजर्ड हुआ था, मैंने एक वीडियो बनाया था कि किसको रिप्लेस करना चाहिए, फिर कौन हो सकता है सीएसके का डेथ बॉलर। मेरा पहला नाम ही था अंशुल कंबोज, दूसरा बॉलर रामाकृष्ण घोष। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत जल्द शायद आप रामाकृष्ण घोष को भी देखोगे खेलते हुए। बाकी केकेआर का बैटिंग आपको पता ही है क्या कर सकते हैं वो स्पिनर्स के अगेंस्ट, कुछ भी नहीं कर सकते थे। कल एक चीज जो केकेआर और कर सकता था कि अनुकूल रॉय को रिंकू सिंह के ऊपर भेजना चाहिए था। ही इज अ गुड बैट्समैन अगेंस्ट स्पिन। अगर मैं डोमेस्टिक में देखा होगा, अनुकूल रॉय स्पिन को बैकफुट में अच्छा खेलता है, ही हैज फ्यू इनसाइड आउट शॉट ऑल्सो। रिंकू को स्पिनर्स के बहुत खराब प्लेयर है, फॉर्म है नहीं, उसको ड्रॉप करो, उसको थोड़ा रेस्ट दो, थोड़ा वो फ्री होके आए, फिर थोड़ा अच्छा खेले। अनुकूल रॉय को थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए था, लेकिन ये मैच एक तरफा चला है। मैच पे कहीं पे भी एक टाइम पे भी नहीं लगा कि केकेआर मैच पे है भी, एक टाइम पे भी नहीं लगा बैटिंग के टाइम पे, ठीक है। तो केकेआर का मुझे लगता है इधर से कुछ हो भी सकता है। सीएसके के लिए खलील के बारे में मैंने बहुत सुना रिसेंटली कि जैसे पहले दोनों तरफ स्विंग मिल रहा, अंदर बाहर दोनों करते, वो अभी कर नहीं पा रहे, वो अंदर बॉल को लेके नहीं आ पा रहा है। मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा ये मैटर नहीं करता, अनटिल अनलेस
खलील, अगर आपको आरआर वाला मैच भी याद होगा जहां पे वैभव ने बहुत मारा था सीएसके को, उधर भी खलील का पावर प्ले में अच्छा इकोनॉमी था। तो खलील पावर प्ले में अगर इकोनॉमिकल रहता है और 1 विकेट लेके रहता है, 2 विकेट लेके रहता है, आई एम फाइन विद दैट। पावर प्ले के बाद खलील कभी भी अच्छा नहीं है। तो पावर प्ले के बाद खलील क्या करता है, दैट्स नॉट माई इशू, दैट्स नॉट माई दैट कैप्टन इशू कि आप उस ओवर को कैसे इग्नोर करोगे। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग सेट है, अखिल हसन वाज गुड, नूर फॉर्म में आ गया, एक बेस्ट ओपोनेंट उसको मिला, एक अच्छा पिच उसको मिल गया, वो फॉर्म में आ गया, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। गुरजप्रीत सिंह आप उसको थोड़ा बहुत और बैक कर सकते हो, इफ नॉट रामाकृष्ण घोष कैन एनी डे कम इन दिस टीम एंड डू गुड, मुझे ऐसा लगता है। तो सीएसके के लिए अच्छे पॉजिटिव्स है। ऋतुराज गायकवाड़ का जो बैटिंग फॉर्म है वो उसको फील्डिंग पे भी मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। इजी कैच का छोड़ दे वो कैच, ऋतु कभी छोड़ नहीं सकता, आंख बंद करके वो पकड़े। ऋतुराज गायकवाड़ इज अ ग्रेट फील्डर, अगर आपने देखा होगा, ही इज अ ग्रेट फील्डर, बाउंड्री बहुत अच्छा कवर करता है, पीछे भागते कैचेस अच्छा पकड़ता है। तो पता नहीं, थोड़ा बहुत उसको एक ही वीकनेस इस टीम में अभी, वो है ऋतुराज गायकवाड़। और मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ही शुड टर्न इनटू ए ब्लाइंड स्लॉगर इन T20। पहली बॉल से अंधाधुंध बैट घुमाना चाहिए ऋतुराज गायकवाड़ को, इफ दिस टीम हैज टू डू गुड। यही एक फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी इस मैच पे बोलने के लिए कुछ है नहीं। केकेआर जैसे मुझे लगता है कुछ कर पाएगा। अगर लोग कह रहे हैं पाथिराना आ जाए तो बेटर करेगा, क्या करेगा? पाथिराना का आपने हिस्ट्री देखा है, जब जब वो इंजरी से वापस आता है उसको मुश्किल होता है, उसका बॉलिंग एक्शन ऐसा है ना, आसान बिल्कुल नहीं होता। वो आके वाइड पे वाइड डालेगा, फुल टॉस पे फुल टॉस डालेगा। पहले 1-2 मैच पे वो यही करेगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पाथिराना आने से क्या कैमरन ग्रिड का फॉर्म आ जाएगा, रिंकू सिंह का फॉर्म आ जाएगा, कि आपका प्लेइंग 12 बेटर हो जाएगा? नहीं होगा ना। आपको बैटिंग आपको और स्ट्रॉन्ग करना है तो करो वो पहले चीज, ठीक है। पाथिराना आने से हो सकता है कि आप 10-15 रन कम दो डेथ पे, लेकिन उससे आपका मेन प्रॉब्लम सॉल्व बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब अगले मैच पे आते हैं जो आज होने वाला है, आरसीबी वर्सेस एलएसजी। आरसीबी, मतलब मैं क्यों प्रीव्यू कर रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन आरसीबी इतना स्ट्रांग है ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, एक तरफा मैच हो सकता है, ठीक है, फेवरेट है। लेकिन अगर एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे एलएसजी की बैट्समैन फॉर्म ढूंढ सकता है, वो है चिन्ना स्वामी। तो मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत और निकोलस पुरन को इससे बेटर पिच मिल सकता है अपना फॉर्म ढूंढने के लिए। लोग कहेंगे ऋषभ पंत फॉर्म में है, 60 मार दिया, वो ऋषभ पंत नहीं। और ऐसे खेल के आप इंडियन टीम में जगह नहीं बना पाओगे व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा ओडीआई में भी ऋषभ पंत के लिए, अभी जिस फॉर्म में संजू है, जिस फॉर्म में ईशान किशन है, ठीक है। तो अगर एक पिच है जहां पे दोनों बैट्समैन फॉर्म ढूंढ सकते हैं, वो है चिन्ना स्वामी, और मैं उम्मीद कर दोनों बैट्समैन फॉर्म ढूंढे। लेकिन दोनों टीम के बीच बहुत डिफरेंस है। आरसीबी का अगर आप एक एक बैट्समैन उठा के देखोगे, हर बैट्समैन फॉर्म पे, हर बैट्समैन। अभी तक तो जितेश ने ठीक से बैटिंग किया नहीं है, अभी तक रोमो शेफर का ठीक से बैटिंग आया नहीं है। देवदत्त पडिक्कल भी अच्छे फॉर्म में है, विराट कोहली अच्छे फॉर्म में है, एवरीवन इज इन हॉट फॉर्म। फील्ड शॉट का फॉर्म खराब था, वो भी फॉर्म में आ गया। जेकब बेथल बाहर बैठा, आप कैसे कंपीट करोगे, ठीक है। जहां पे एलएसजी टॉप 2 डिपेंडेंट है, पहला टीम है जो ओपनर्स पे डिपेंडेंट है। मार्करम मार्च अच्छा कर दे तो करेगा अच्छा टीम। तो मैं उम्मीद करता हूं मार्करम और मार्च 10 ओवर, 8 ओवर, 9 ओवर तक खेले, और अगर खेलेंगे तो शायद एलएसजी अच्छा कर सकता है। मेरा दिल कह रहा है कि आज अब्दुल समाद और मुकुल चौधरी अच्छा कर सकता है। मेरा दिल कह रहा है, फिर से वंस अगेन, अब्दुल समाद को मैं पिछले 5-6 साल से बैक कर रहा हूं। शायद एक ऐसा दिन हो जो जहां पे वो अच्छा कर सकता है, लेकिन मुश्किल होगा यार। मुकुल चौधरी का जो एक वीकनेस नजर आया, बाउंसर, वो हेजलवुड बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज करेगा मुकुल चौधरी को, मुझे ऐसा लगता है। तो लेट्स सी, एक बहुत अच्छा कंटेस्ट होगा, निकोलस पुरन वर्सेस कृणाल पांड्या। दोनों एक साथ खेले, दोनों बहुत क्लोज है एक दूसरे से। एंड वंस अगेन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वर्सेस लेफ्टी बैट्समैन, जो एक स्पिन हिटर है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बहुत अच्छा खेलता है निकोलस पुरन। जहां पे कृणाल पांड्या बाउंसर डालेगा, तो देखते हैं। एक आखिरी चांस है, जब तक जॉश इंग्लिश हनीमून मना के आ नहीं जाता, एक आखिरी चांस है निकोलस पुरन के पास, एक ऐसे पिच पे रन बनाने के, अपना जगह को फिक्स रखने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज, मुझे लगता है कि आरसीबी अगर नॉर्मल क्रिकेट भी खेलेगा, उसको कुछ करने की जरूरत है, नॉर्मल क्रिकेट अगर खेलेगा इंसान जैसे, तो भी जीत जाएगा। कैसे हारेगा? एक ही चांस है कि एलएसजी की बॉलर्स पावर प्ले में कम से कम 3 विकेट ले। 2 विकेट से भी काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 विकेट। इस टीम में ऐसे ऐसे बैट्समैन है, मतलब आप इस टीम से मिडिल और डेथ ओवर्स पे जीत ही नहीं सकते हो बॉलिंग से। तो अगर आपको बॉलिंग से जीतना है तो आपको पावर प्ले में कम से कम 3 विकेट लेके प्रेशर बनाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। प्लेइंग 12 में मुझे अगर 2 चेंजेस मुझे लगता है कि एलएसजी के पास हो सकता है। अगर मोहसिन फिट है तो मोहसिन को आना चाहिए आवेश की जगह। दूसरा, आई विल गो विद एम सिद्धार्थ, ठीक है, इन प्लेस ऑफ जॉर्ज लिंडे। मुझे लगता है वो अच्छा कर सकता है। वरना आरसीबी की प्लेइंग 12 में तो कुछ चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रहा है। शायद हाँ, हो सकता है कि डफी जाए और हेजलवुड आ जाए, वो ऑब्वियस है। वरना नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी आरसीबी जीत सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि निकोलस पुरन के पास एक आखिरी मौका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।